Welcome dear students to the journey of loving chemistry. Today we are starting a very important chapter, metallurgy, which is given in 12th NCERT as General Principles and Processes of Isolation of Elements. CBSE बोर्ड ने इस साल इस चैप्टर को सिलेबस में से डिलीट कर दिया है, लेकिन बिकॉज ये कंपटीशन में बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मेटलर्जी. तो दिस इज विनीशा जैन फ्रॉम अजमेर. निकाल लीजिए रजिस्टर एंड पेन और आप बनाने वाले हैं मेरे साथ बिल्कुल सिस्टमैटिक, नीट एंड क्लीन नोट्स. We are going to cover all the conceptual question related to this chapter and we will cover all the objective questions of this chapter जो कि नीट जेई में आ चुके हैं और अभी February attempt में भी आए हैं. So let's start with the chapter metallurgy. So elements are found in nature in two forms. अगर हम बात करें तो नेचर में एलिमेंट्स टू फॉर्म में प्रेजेंट होगा. नंबर 1 नेटिव स्टेट. व्हाट डू यू मीन बाय नेटिव स्टेट? अनकंबाइंड स्टेट. अनकंबाइंड स्टेट मतलब एलिमेंट किसी से कंबाइन नहीं हुआ, एलिमेंट अपने एलिमेंटल फॉर्म में ही नेचर में प्रेजेंट है. व्हेन एलिमेंट इज प्रेजेंट इन एलिमेंटल फॉर्म. एलिमेंटल फॉर्म अगर ऑक्सीजन है O2 बन के, नाइट्रोजन है N2 बन के, कार्बन है तो C के फॉर्म में, सोडियम है तो Na के फॉर्म में, इस तरह से अगर एलिमेंट अपने एलिमेंटल फॉर्म में नेचर में प्रेजेंट है तो वो उसकी नेटिव स्टेट कहलाएगी. क्या हम ये सोच सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट एटमॉस्फेयर में नेचर में अपने नेटिव फॉर्म में क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है. तो रिएक्टिविटी कम होने की वजह से एज रिएक्टिविटी इज लेस, सो ये एलिमेंट्स एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन अवेलेबल है उससे रिएक्ट नहीं करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है उससे रिएक्ट नहीं करेंगे, मॉइस्चर अवेलेबल है उससे रिएक्ट नहीं करेंगे, किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे. एज रिएक्टिविटी इज लेस सो नॉट रिएक्ट विथ O2, CO2, मॉइस्चर प्रेजेंट इन नेचर. ठीक है. मैक्सिमम एलिमेंट्स हमारे पास ऐसे हैं जो कंबाइंड फॉर्म में नेचर में अर्थ क्रस्ट में अवेलेबल होते हैं. क्योंकि एलिमेंट्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं तो रिएक्टिव होने की वजह से वो ऑक्सीजन से, CO2 से या मॉइस्चर से रिएक्ट कर जाते हैं. या फिर अगर हम मेटल्स की बात करें तो वो बहुत सारी नॉन मेटल्स जैसे कार्बन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, इनसे रिएक्ट कर जाते हैं और रिएक्ट करके कंबाइंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं. हम लोग ने क्या टॉपिक स्टार्ट किया है? मेटलर्जी. हमें डिस्कस करना है मेनली मेटल्स को, लेकिन मैंने अपना टॉपिक स्टार्ट किया है एलिमेंट से कि एलिमेंट्स दो तरह से नेचर में रह सकते हैं, एक नेटिव स्टेट में और एक कंबाइंड स्टेट में. और उसमें हमारा फोकस इस चैप्टर में मेटल्स के ऊपर है. तो हम चाहें तो इसे मेटल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि जो मेटल्स हैं वो नेचर में दो तरह से रहती हैं. एक नेटिव स्टेट अनकंबाइंड फॉर्म अपनी एलिमेंटल फॉर्म में रहना और दूसरा कंबाइंड फॉर्म. कंबाइंड फॉर्म में आप लिखेंगे व्हेन मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव देन they react with oxygen, carbon dioxide, moisture present in atmosphere and get combined. और वो कंबाइन हो जाती हैं, कंबाइंड फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होती हैं. हमारा चैप्टर है मेटलर्जी. हमें मेटल्स चाहिए,
हमें अगर मेटल्स चाहिए तो हमें पहले ये पता करना होगा कि मेटल्स है कहाँ अवेलेबल है। तो मेटल्स दो फॉर्म में अवेलेबल है, एक नेटिव स्टेट में अवेलेबल है और एक कंबाइंड स्टेट में अवेलेबल है। स्टूडेंट्स, मेटल के कंबाइंड फॉर्म का नाम ही होता है मिनरल्स। व्हाट डू मीन बाय मिनरल्स? जब मेटल अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होती हैं अपने कंबाइंड फॉर्म में, जिसमें वो ऑक्सीजन से, CO2 से, मॉइस्चर से या कुछ नॉन मेटल जैसे सल्फर से, हैलोजन से कंबाइन हो चुकी होती हैं, तो उनके जो कंबाइंड फॉर्म्स होते हैं उन कंबाइंड फॉर्म्स को ही हम क्या नाम देते हैं? मिनरल्स। ठीक है, तो सबसे पहले आप नोट करें, metals are found in nature in two forms, native state, combined state। native state में कौन सी metals present होती हैं? तो याद रखिए प्लैटिनम और गोल्ड, ये दो metals हैं जो नेचर में अर्थ क्रस्ट में हमेशा नेटिव स्टेट में मिलती हैं। और कौन सी मेटल है जो कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगी? ऑब्वियसली जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं, और बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं आपकी एस ब्लॉक की मेटल्स। तो जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम पी ब्लॉक की मेटल, ये सारी की सारी मेटल्स जो हाईली रिएक्टिव हैं ये हमेशा आपको कंबाइंड फॉर्म में ही मिलेंगी। और दो मेटल्स के नाम आप याद रखेंगे, कॉपर और सिल्वर। मेनली कॉपर और सिल्वर दो ऐसी मेटल्स हैं जो अर्थ क्रस्ट में नेटिव फॉर्म में भी अवेलेबल हैं और कंबाइंड फॉर्म में भी अवेलेबल हैं। तो ये भी एक बहुत फेमस क्वेश्चन है। कौन सी मेटल नेटिव स्टेट में मिलती हैं? प्लैटिनम और गोल्ड। कौन सी मेटल है जो दोनों स्टेट में मिल सकती हैं? कॉपर और सिल्वर, प्लैटिनम और गोल्ड। और कौन सी मेटल्स ऐसी हैं जो हमेशा कंबाइंड फॉर्म में? ऑब्वियसली इनके अलावा जितनी मेटल्स हैं, एस ब्लॉक की जो सारी मेटल्स हैं वो हाईली रिएक्टिव है, वो हमेशा कंपाउंड्स बना के ही अर्थ क्रस्ट में, सी वाटर में प्रेजेंट होती हैं, और उन मेटल के उन कंबाइंड फॉर्म्स को ही क्या कहा जाता है? मिनरल्स। ठीक है, तो अब हम मेन फोकस करना चाहते हैं कि मिनरल की क्या डेफिनेशन है, मिनरल को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट, किसी भी टॉपिक की हम बात करते हैं तो वहां पर कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, तो हमें ये डिस्कस करना है कि मेटलर्जी चैप्टर में मेन टर्मिनोलॉजी क्या है। तो हमें 4 टर्म्स पे वर्कआउट करना है। व्हाट इज मिनरल, जो कि पार्शियली हमने देखा, व्हाट इज ओर, व्हाट इज गैंग और व्हाट इज मेटलर्जी इटसेल्फ। ये 4 टर्म्स हैं। सबसे पहले हम इन 4 टर्म्स के मीनिंग निकालेंगे कि इनकी एक प्रॉपर, परफेक्ट, सिस्टमैटिक डेफिनेशंस क्या है। तो सबसे पहले हमने लिया मिनरल। मिनरल कहाँ प्रेजेंट होता है? अर्थ क्रस्ट में। क्या बनाया किसी ने? नो, अपने आप बनता है। तो सबसे पहला वर्ड नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंसेस। सबसे पहला पॉइंट, ये अपने आप बनते हैं, हमने इन्हें बनाया नहीं है। नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंसेस कौन है इनके अंदर? क्या अर्थ क्रस्ट में, जैसे मैं लिखूं प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट, ठीक है, तो जैसे मैं अपनी डेफिनेशन को अगर यही रोक दूं तो आप मुझसे कहेंगे कि क्या मैम पेट्रोल भी हमारा मिनरल है? क्या डीजल भी मिनरल है? क्या पेट्रोल, डीजल ये सब भी अर्थ क्रस्ट में ही प्रेजेंट होते हैं? क्या ये भी नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस ही होते हैं? यस, ये भी नेचुरल है, ये भी अर्थ क्रस्ट में है, इन्हें भी हम जमीन से खुदाई करके ही बाहर निकालते हैं। तो फिर क्या फर्क हुआ पेट्रोल में और मिनरल्स में? तो नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट हैविंग मेटल्स। अब पेट्रोल में तो मेटल नहीं होती ना, तो जिनके अंदर प्रेजेंट होती है हैविंग मेटल्स एंड ऑब्टेनेबल, जिन्हें निकाला जाता है बाहर बाय माइनिंग। आपके पास ये परफेक्ट डेफिनेशंस हैं।
नेक्स्ट ईयर फिर ये बोर्ड में चैप्टर ऐड होगा, तो आपको सीबीएसई बोर्ड में सिस्टमैटिक जो डेफिनेशंस लिखनी है वो है। परफेक्ट डेफिनेशंस, परफेक्ट नोट्स और पूरा बेसिक कंसेप्चुअली चलेंगे हम। ये क्यों ऐड किया, ये नहीं डाल सकते थे क्या, कैसे हुआ, एक एक चीज वाई के साथ में आपको डिटेल में बताऊंगी। तो मिनरल सबसे पहली बात नेचर में अपने आप होते हैं, दूसरी बात अर्थ क्रस्ट में होते हैं, तीसरी बात अर्थ क्रस्ट में होने वाला हर नेचुरल सब्सटेंस मिनरल नहीं है, उसमें मेटल का होना जरूरी है, और चौथी बात उसको माइनिंग से बाहर निकाला जाता है। तो व्हाट इज मिनरल? नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंसेस present in earth crust having metals obtainable by mining are called minerals। अब चलिए मैंने ये बात की, सपोज करिए कि अर्थ क्रस्ट है, यहां पर मुझे ये कंपाउंड मिला, इसमें मैंने आयरन देखा, दूसरा कंपाउंड मिला, इसमें भी आयरन देखा, तीसरा कंपाउंड मिला, इसमें भी आयरन देखा। जिसमें मुझे आयरन मिला वो मिनरल है, तो ये भी एक मिनरल है क्योंकि इसमें आयरन है, इसमें भी आयरन है, ये भी मिनरल है, इसमें भी आयरन है, ये भी मिनरल है। मैं एक इंडस्ट्री की ओनर हूं और मैं ये चाहती हूं कि मुझे आयरन का मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्शन करना है, तो मुझे बताइए मैं इन तीनों में से किसको सेलेक्ट करूंगी? अगर इसमें आयरन सपोज करिए 1% है, सपोज करिए ये जो मिनरल है इसमें आयरन 5% है, और ये जो मिनरल है इसमें आपका आयरन 20% है, तो मुझे बताइए आप इतना सारा केमिकल का खर्चा करेंगे, वर्कर्स काम करेंगे, हीट सप्लाई करेंगे, मे बी आपके मेथड में करंट हो, इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी एक्सपेंसिव, आप वो देंगे और आपको बदले में कितना आयरन मिलेगा? 1%। 1% इसके अंदर टोटल है, 100% भी कोई चीज कहां हो पाती है, तो आपको कितना आयरन मिलने वाला है? क्या आप अपनी कॉस्ट निकाल पाएंगे? क्या आपको इतना प्रॉफिट होने वाला है? तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि एक मेटल को रखने वाले मिनरल्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हर मिनरल में से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करें, मेटल को निकालने का ट्राई करें, ये जरूरी नहीं है। नो डाउट हम उसी मिनरल को प्रेफर करने वाले हैं जिसमें मेटल का काफी अच्छा परसेंटेज है, और काफी अच्छा परसेंटेज होने की वजह से जब मैं उसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट करूंगी तो मुझे अच्छा बेनिफिट होगा, तो वो काम मेरे लिए इकोनॉमिक होगा। और दूसरा पॉइंट एक और है, सिर्फ इकोनॉमिक होने से काम नहीं चलेगा, इस मिनरल में से इस आयरन को निकालना मेरे लिए कन्वीनियंट भी होना चाहिए। तो दो चीजें देखी जाएगी, एक आप ये देखोगे कि वो चीज आपके लिए कन्वीनियंट है, और दूसरा आप देखोगे कि वो चीज आपके लिए इकोनॉमिक है। इकोनॉमिक होने का मतलब उसमें मेटल का परसेंटेज काफी अच्छा है, और कन्वीनियंट होने का मतलब आप निकाल पाओगे। आपको इसमें से मेटल निकालने के लिए जो जो कंडीशंस चाहिए वो सब आपके लिए फेवरेबल हैं। तो कन्वीनियंस और इकोनॉमिक दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए जिस मिनरल में से आप मेटल का फाइनल एक्सट्रैक्शन करना फाइनल करते हो, ऐसे मिनरल्स को कहा जाता है ओर। हर मिनरल में से मेटल नहीं निकालने वाले हैं हम, जिसमें से निकालना कन्वीनियंट होगा और इकोनॉमिक होगा, काफी अच्छी यील्ड मिलेगी, कंपनी को प्रॉफिट होगा, उसी मिनरल को क्या नाम दिया जाएगा? ओर। तो ओर के लिए मैं क्या लिखूं? ओर इज दैट मिनरल, मतलब मेरे पास बहुत सारे जो मिनरल्स हैं उसमें से मैंने किसको ओर सेलेक्ट किया? ओर इज दैट मिनरल from which metal can be extracted, मेटल को निकाला जा सकेगा, मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली एंड इजीली। कन्वीनियंटली लिख दे उसकी जगह, मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली एंड इजीली, कन्वीनियंटली, तभी हम उस मिनरल को क्या नाम देने वाले हैं? ओर। तो क्या स्टूडेंट्स मैं ये एक स्टेटमेंट बना सकती हूं? ऑल ओर्स आर मिनरल्स, जितने भी ओर्स हैं वो मिनरल्स हैं, बट ऑल मिनरल्स are not ore,
लेकिन हर मिनरल ओर नहीं होता, हर मिनरल में से हम मेटल को नहीं निकालते, हमारे लिए वो कन्वीनियंट नहीं होता, इकोनॉमिक नहीं होता। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। मिनरल्स नेचर में प्रेजेंट होते हैं, अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं, ह्यूज लम्प्स के फॉर्म में, चट्टानों के फॉर्म में, रॉक्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और जिस जिस मिनरल में मेटल का परसेंटेज अच्छा होगा, उसमें से मेटल को निकालना मेरे लिए कन्वीनियंट होगा, कंडीशंस अलाउ करेंगी, एनवायरमेंटल फैसिलिटी अलाउ करेगी, उसी समय पर वो मिनरल ओर बन जाएगा और उससे हम मेटल को निकालना स्टार्ट कर देंगे और वो ओर है। तो ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर। ठीक है, अब अर्थ क्रस्ट में ये प्रेजेंट है मिनरल्स, तो क्या आपको लगता है कि ये मिनरल के साथ कुछ भी एसोसिएटेड नहीं होगा? ऑब्वियसली अगर ये अर्थ क्रस्ट में है, नीचे दबा हुआ है, तो आपको मानना पड़ेगा कि इसके साथ बहुत सारी अदर इम्प्योरिटीज भी एसोसिएटेड होंगी। तो जो इम्प्योरिटीज मिनरल के साथ, नाउ आई शुड से ओर के साथ, क्योंकि हम तो ओर को ही लेके कंटिन्यू करने वाले हैं, तो उसके साथ जो इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड होती हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है? गैंग। और क्या आप मानते हैं कि वो इम्प्योरिटी अनडिजायर्ड है? मैं उन्हें नहीं चाहती, दोज आर अनवांटेड, लेकिन ये तो है कि मिनरल आएगा अर्थ क्रस्ट से तो पक्का है कि उसके साथ सॉइल हो गया, सैंड हो गया, स्टोन्स हो गए, ये छोटी मोटी इम्प्योरिटीज तो उसके साथ आनी ही आनी है। तो उन इम्प्योरिटीज को नाम देते हैं गैंग, और उनके लिए आप वर्ड बोल सकते हैं दे आर अनवांटेड, दे आर अनडिजायरेबल। तो इस तरह से अच्छी टर्मिनोलॉजी को लगा के आप बोर्ड के लिए भी बहुत अच्छी डेफिनेशंस बना सकते हैं। और गैंग के लिए एक और वर्ड लिखिए, मैट्रिक्स। गैंग और मैट्रिक्स, अनवांटेड, अनडिजायरेबल इम्प्योरिटीज, अनवांटेड अनडिजायरेबल इम्प्योरिटीज। इसमें एक और वर्ड जोड़िए, अनवांटेड अनडिजायरेबल अर्दी और रॉकी इम्प्योरिटीज। समझ गए ना? अर्दी, अर्थ क्रस्ट में है ना ये सारा, अर्दी और रॉकी इम्प्योरिटीज, लाइक सॉइल हो गया, सैंड हो गया, स्टोन्स हो गया, एंड सम अनवांटेड सिलिकेट्स। कहां है ये सब? कहां मिले मुझे ये सारे? एसोसिएटेड, जो जुड़े हुए हैं उसके साथ। किसके साथ? मिनरल को तो लेना बेकार है, ओर को लेके चल रहे हैं। विथ ओर आर कॉल्ड गैंग और मैट्रिक्स। व्हाट इज गैंग? अनवांटेड अनडिजायरेबल earthy or rocky impurities like soil, sand, stones, some unwanted silicates associated, जो जुड़े रहते हैं ओर के साथ, अर्थ क्रस्ट में ओर के साथ जो साथ में अटैच्ड होते हैं, उन सबको कहा जाता है गैंग और मैट्रिक्स। ठीक है, आपको अर्थ क्रस्ट से ओर मिला और आपका एम है मेटल को निकालना। आप कहां पर हो? ओर। आपको कहां आना है? मेटल। तो ओर से मेटल को निकालने के लिए पूरा जो प्रोसेस रहेगा बच्चों, इस प्रोसेस में थर्मोडायनेमिक्स का रोल रहेगा। इस चैप्टर के आखिरी में एक टॉपिक सीबीएसई बोर्ड ने अभी 7-8 साल पहले जोड़ा था, एलिंगम डायग्राम। तो एलिंगम डायग्राम को जब हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत चीजें क्लियर होती हैं। इसका रिडक्शन इसने क्यों किया, उसने क्यों नहीं किया, हमने ये क्यों बनाया, सब मैं आगे लेती जाऊंगी। तो थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक्स, गिव्स फ्री एनर्जी, इन सबको सोचने के बाद डिसाइड होता है कि एक ओर से मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाएगा। वो पूरा प्रोसेस, ध्यान रखिए, वो पूरा प्रोसेस साइंटिफिक होता है। ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री का मन हुआ ऐसा ठीक है ये कर लेते, नहीं।
थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से डेल जी की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए तभी फिजिबल होगा। काइनेटिक्स के हिसाब से स्पीड भी सही होनी चाहिए, पता चला बहुत स्लो स्लो काम हो रहा है, तो सब कुछ देखते हुए डिसीजन लिया जाता है कि कैसे ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाए। तो वो पूरा जो प्रोसीजर है, जो डिसीजन लिया जाता है, एनवायरमेंटल कंडीशन को देखा जाता है, फैसिलिटीज क्या अवेलेबल है वो देखा जाता है, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक्स, उसका नाम होता है मेटलर्जी। तो चौथी टर्म आप लिखना मेटलर्जी। व्हाट इज मेटलर्जी? एंटायर, अभी वही पढ़ना है हमें कि एंटायर प्रोसेस क्या होता है। एंटायर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस टू क्या? एक्सट्रैक्ट किसको? मेटल, किससे? फ्रॉम ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। इसी फिनोमिना का नाम होता है मेटलर्जी, इसी प्रोसेस का नाम होता है मेटलर्जी। पूरा साइंटिफिक, पूरा सारे केमिस्ट्री के पैरामीटर्स को यूज किया जाता है, पूरा टेक्नोलॉजी का डिसीजन लिया जाता है, उस पूरे प्रोसीजर का नाम होता है मेटलर्जी। तो चार मेन टर्म्स मैंने आपको बताई। नंबर 1, अर्थ क्रस्ट में मेटल के जितने भी कंबाइंड फॉर्म्स हैं सबका नाम है मिनरल। जिन जिन मिनरल से आप मेटल को एक्सट्रैक्ट कर पाओगे उनका नाम है ओर। जब आप ओर को निकालोगे तो उसके साथ नो डाउट कुछ अनवांटेड रॉकी, अर्दी इम्प्योरिटीज, सॉइल, सैंड, स्टोन्स ये एसोसिएट होंगे, वो कहलाएंगे गैंग, और पूरे प्रोसीजर का नाम होगा मेटलर्जी, जिससे आप ओर से क्या निकालना सीखते हो? मेटल। तो हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे हम ओर और मिनरल के लिए बात कर सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और नो डाउट इन एग्जाम्पल के बहाने अब हम लोग ओर्स को लर्न करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक साथ मैं आपको पूरी लिस्ट दे दूं कि इतने सारे ओर्स हैं बच्चों लर्न कर लो तो मुश्किल होगा। तो थोड़ा थोड़ा पार्ट हम लेते जाएंगे ताकि आपको याद होता जाए, राइट। तो हम लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल कॉपर हैज फॉलोइंग मिनरल्स। ठीक है, याद करिएगा। याद करने का बेस्ट तरीका है रिटन प्रैक्टिस, लिख लिख कर आप याद करें। कॉपर हैज फॉलोइंग मिनरल, सब लोग याद करेंगे। नंबर 1 Cu2O। Cu2O का नाम है क्यूप्राइट। अब यहां पर ऐसे नहीं क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड, ऐसे नहीं, यहां पर नाम होंगे एज अ ओर। तो Cu2O का नाम है क्यूप्राइट, इसी को कहते हैं रूबी कॉपर। नंबर 2 Cu2S। Cu2S का नाम है कॉपर ग्लैंस। नंबर 3 CuFeS2, इसका नाम है कॉपर पायराइट। और इसका एक और नाम है, जेई एडवांस में जनरली इसी नाम से आता है, कैल्कोपाइराइट। ठीक है। नंबर 4 CuCO3.CuOH, इसका नाम है मेलाकाइट, ये ग्रीन कलर का है। और इसके आगे 2 लगा दीजिए, 2CuCO3.CuOH, ये है एजुराइट, ये ब्लू कलर का है। इसका एक और नाम है कैल्कोसाइट, इसका नाम है कैल्कोपाइराइट, इसका एक और नाम है कैल्कोसाइट। तो ये मैंने आपको कॉपर के मेन 5 मिनरल्स बताए। इन सब में कॉपर आप देख सकते हैं कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट है। हमने सबसे ट्राई किया, सारी टेक्निक्स लगाई, परसेंटेज पता किए, लेकिन जब हमने चेक किया तो हमें पता चला कि कॉपर पाइराइट वो मिनरल है जिससे कॉपर का एक्सट्रैक्शन कन्वीनियंट और इकोनॉमिक है। तो नीचे लिख दीजिए ओनली CuFeS2 इज ओर ऑफ कॉपर, बिकॉज, कोई पूछे क्यों है ये ओर, बिकॉज फ्रॉम दिस, वही वर्ड्स वापस, कॉपर कैन बी
एक्सट्रैक्टेड इजीली, कन्वीनियंटली एंड इकोनॉमिकली। ठीक है, सारे ओर्स नोट करिए, लर्न करेंगे। Cu2O क्यूप्राइट रूबी कॉपर, Cu2S कॉपर ग्लैंस कैल्कोसाइट, CuFeS2 कॉपर पाइराइट कैल्कोपाइराइट, CuCO3.CuOH होल ट्वाइस मैलाकाइट ग्रीन कलर, 2CuCO3.CuOH होल ट्वाइस एजुराइट ब्लू इन कलर। और इन सब में से कॉपर का ओर सिर्फ एक है, कौन है? कॉपर पाइराइट्स CuFeS2। ठीक है, एल्यूमिनियम के और लेते हैं, ऐसे हम एक साथ सारे नहीं ले रहे। ठीक है, अभी 5 मैंने आपको कॉपर के दे दिए हैं और 3-4 मैं एल्यूमिनियम के दे देती हूँ, तो एक क्लास में आपके पास 9-10 आ जाएंगे, इन्हें हम लर्न करेंगे। नंबर 2, एल्यूमिनियम हैज फॉलोइंग मिनरल्स। Aluminium has following minerals. Number 1, Al2O3। अब यूं नहीं आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड, नो, एज अ और इसका नाम है कोरंडम। कोरंडम Al2O3.H2O डाइस्पोर। एक वाटर जोड़ा मैंने, पहले कोरंडम था, फिर एक वाटर जोड़ा डायस्पोर। फिर नंबर 3 Al2O3.2H2O, इसका नाम है बॉक्साइट। अब आप ध्यान दें, बॉक्साइट 2 होते हैं, एक रेड बॉक्साइट और एक वाइट बॉक्साइट। रेड बॉक्साइट में आयरन ऑक्साइड एज इम्प्योरिटी होता है। आयरन का ऑक्साइड रेड कलर का है, आयरन का ऑक्साइड एज ए इम्प्योरिटी इन एक्सेस, सबसे ज्यादा अमाउंट में आयरन का ऑक्साइड एज ए इम्प्योरिटी होता है, तो वो रेड है, तो इसको रेड बना देता है, तो ये रेड बॉक्साइट है। जब हम बॉक्साइट से, एक्चुअली में यही इसका ओर बनने वाला है, तो जब हम बॉक्साइट से एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे तब मैं डिटेल में बताऊंगी कि इसमें किस किस की इम्प्योरिटी है। मतलब बच्चों, जो बॉक्साइट होता है ना, इसमें टाइटेनियम के ऑक्साइड की इम्प्योरिटी होती है, आयरन की ऑक्साइड की इम्प्योरिटी होती है और सिलिका की इम्प्योरिटी होती है। देखिए, एनसीईआरटी 12th ने तो ये 3 ही इम्प्योरिटीज बताई हैं बॉक्साइट में। Al2O3.2H2O तो खुद है, और उसके साथ जो अदर इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड है, जिनको हम गैंग नाम दे रहे हैं, वो एनसीईआरटी ने ये 3 बताई है। बाकी कुछ रिफ्रेशर्स इसमें CaO को भी एज ए इम्प्योरिटी बताती है, पर ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। तो ये तीनों इम्प्योरिटीज में से अगर आयरन वाली इम्प्योरिटी ज्यादा है तो ये रेड है, इसलिए ये रेड बना देगा इसको, तो ये रेड बॉक्साइट है। और अगर इसमें सिलिका एज मेजर इम्प्योरिटी है, सिलिका SiO2 एज मेजर इम्प्योरिटी, तो ये व्हाइट कलर का होता है और ये व्हाइट बॉक्साइट कहलाता है। एनसीईआरटी में रेड बॉक्साइट से एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन गिवन है, और एक्स्ट्रा जेईई नीट के टॉपिक जब हम लेंगे तो व्हाइट बॉक्साइट से भी सीखेंगे, पहले हम रेड बॉक्साइट से। तो पहले आप ये समझें, एल्यूमिनियम के अलग अलग मिनरल्स चल रहे हैं। कोरंडम, एक वाटर लाए डायास्पोर, 2 वाटर लाए बॉक्साइट। बॉक्साइट खुद कितनी तरह का है? 2, रेड और व्हाइट। रेड में आयरन ऑक्साइड मेजर इम्प्योरिटी है और व्हाइट में सिलिका एज अ मेजर इम्प्योरिटी है। ठीक है, नंबर 4 Al2O3.2SiO2.2H2O, इसका नाम है क्ले। इसमें भी एल्यूमिनियम है और कई बुक्स में लिखा हुआ है चाइना क्ले। ठीक है, नंबर 5 Na3Al(F6), दिस इज क्रायोलाइट। क्रायोलाइट Na3Al(F6), इसमें भी आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम प्रेजेंट है। लास्ट एक और ले लो, K2O.3 times Al2O3.6 times silica.2 moles of water, इसको कहते हैं माइका।
ये सारे एल्यूमिनियम के कंबाइंड फॉर्म्स हैं, सब में एल्यूमिनियम प्रेजेंट है, लेकिन हमारे लिए इकोनॉमिक और कन्वीनियंट होता है बॉक्साइट में से एल्यूमिनियम निकालना। तो नीचे लिख दीजिए ओनली बॉक्साइट इज ओर। अगेन रीजन आप जानते हैं, बिकॉज फ्रॉम दिस एल्यूमिनियम कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंटली। ठीक है, नोट करिए। ये वाला पूरा डिटेल में हम लेंगे, बेयर्स प्रोसेस नाम से आएगा, जिसमें हम, और यही अभी फरवरी अटेम्प्ट में जेईई मेंस में क्वेश्चन आया है बॉक्साइट वाला। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज मिनरल, व्हाट इज ओर, व्हाट इज गैंग, व्हाट इज मेटलर्जी, एंड वी हैव टेकन सम एग्जांपल्स। आपको मिनरल भी याद करनी है, और मिनरल के साथ में ये ध्यान रखना है कि किस मेटल के लिए किस मिनरल को एज अ ओर सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो दो एग्जांपल्स अभी मैंने लिए हैं, एक कॉपर का लिया है और एक एल्यूमिनियम का। ठीक है, अब यहां पर हम एक दो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे, और जब भी मैं आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन कराऊं तो आप दो मेथड यूज कर सकते हैं, या तो आप रजिस्टर में रेड लाइन के ऊपर उन्हें नोट कर लें, या फिर आप बॉक्सेस बना के उन्हें नोट कर लें। मतलब आपके नोट्स की कंटिन्यूटी को खराब न होने दें, क्योंकि ये आपके बिल्कुल सिस्टमैटिक नोट्स हैं, इनमें आपको कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। तो ये आपके प्रॉपर नोट्स चल रहे हैं। अब मैं क्वेश्चन करा रही हूं, आप चाहें तो उसे बॉक्स में ट्रैप कर लें, तो बॉक्सेस में आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन और इंफॉर्मेशन हो जाएगी और नोट्स कंटिन्यूटी में चलेंगे। क्वेश्चन है, मेटल्स आर नॉट प्रेजेंट एज नाइट्रेट इन अर्थ क्रस्ट। मतलब क्वेश्चन ये है कि मेरे पास कार्बोनेट ओर के फॉर्म में है, क्या हम सब जानते हैं लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट। मेरे पास सल्फेट्स ओर के फॉर्म में है, अगर आप सब जानते हैं MgSO4.7H2O एप्सम सॉल्ट होता है, BaSO4 बेराइट होता है। मेरे पास क्लोराइड ओर के फॉर्म में है NaCl, मेरे पास AgCl है, हॉर्न सिल्वर कहते हैं इसको। मेरे पास सल्फाइड ओर के फॉर्म में है PbS गैलेना, जिंक ZnS जिंक ब्लेंड। कॉपर का भी आपने देखा, ये दो आपने देखे कॉपर के जो सल्फाइड्स फॉर्म में है। ऑक्साइड फॉर्म में अभी आपने देखा बॉक्साइट को। मतलब मैंने जितने ओर्स को स्टडी किया, ऑक्सीजन के साथ ओर है, क्लोरीन के साथ ओर है, सल्फेट के साथ है, कार्बोनेट के साथ है, सल्फाइड के साथ है, पर कोई भी और नाइट्रेट के फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। ऐसा क्यों? Metals are not present as nitrate in earth crust. Why it is so? ये पॉइंट जो मैंने आपको दिया है, ये क्वेश्चन बन के भी आया हुआ है जेईई नीट में, और ये ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट के फॉर्म में भी आया हुआ है। तो आप ध्यान दें, इसका आंसर है नाइट्रेट्स ऑफ मैक्सिमम मेटल्स आर वाटर सोल्यूबल। बच्चों आपको ध्यान है, हम अर्थ क्रस्ट में मिनरल्स की बात कर रहे हैं। हमने कहा ह्यूज रॉक्स के फॉर्म में वो डिपोजिशन हुए हुए रहते हैं। तो अर्थ क्रस्ट में अगर ह्यूज रॉक के फॉर्म में डिपोजिशन होना है, तो मुझे बताइए बारिश तो होगी ना। तो अगर जिसका आपने डिपोजिशन किया वो चीज वाटर सॉल्यूबल है, तो जब भी बारिश होगी तो वो तो पानी के साथ फ्लो करके सी वाटर में चला जाएगा। फिर वो अर्थ क्रस्ट में ह्यूज रॉक्स के फॉर्म में, ह्यूज लम्प्स के फॉर्म में कैसे अवेलेबल होगा? दिस इज द प्रॉब्लम विद द नाइट्रेट। क्या? नाइट्रेट्स ऑफ मैक्सिमम मेटल्स आर वाटर सॉल्यूबल, सो दे विल गेट washed away, they will get washed away किसके साथ? with rain water। कहां पर? to sea water। ठीक है, तो कैसे उनके ह्यूज लम्प्स बन पाएंगे, कैसे वो चट्टानों के फॉर्म में जम पाएंगे? वो तो जब भी पानी आता है तो उसमें डिसॉल्व होकर और सी वाटर में चले जाते हैं। इसलिए किसी भी मेटल का नाइट्रेट के फॉर्म में कभी भी और अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो एक ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत फेमस है, ट्रू फॉल्स के फॉर्म में भी ये आ जाता है, ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो ये कि हैव यू एनी आइडिया
हैव यू एनी आइडिया दैट which metals will form which type of ore? कौन सी metals लिखा है ना, एक एक मेटल की बात नहीं हो रही है, ग्रुप की बात हो रही है. which metals will form which type of ore? कौन सी मेटल्स किस तरह का ओर बनाती हैं, इस बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन है क्या, या ये तो नेचर में देखना पड़ेगा कि ये इस फॉर्म में अवेलेबल है, ये इस फॉर्म में. तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, ये भी बहुत सारे लिटरेचर रिफ्रेशर्स में इसका आंसर गिवन है कि किस तरह की मेटल्स किस तरह के ओर्स को फॉर्म करती हैं. तो नंबर 1, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वर्ड सबका सुना हुआ होगा. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं जिसमें हम सारी मेटल्स को अरेंज करते हैं. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, फिर ठीक ठीक, फिर काफी वीक और फिर सबसे वीक, है ना. तो 4 पार्ट्स में से डिवाइड कर लो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को. सबसे ऊपर है तुम्हारी मोस्ट एक्टिव मेटल्स, ठीक है, और मोस्ट एक्टिव मेटल्स में मान के चलो तुम्हारी एस ब्लॉक की मेटल्स ज्यादा आती हैं. उसके बाद आप कहेंगे कि इनसे कम, है ना, इनसे कम, ठीक है. फिर आप कहेंगे कि जो हाइड्रोजन से बिलो हैं, मतलब वेरी लेस एक्टिव, और फिर ऑलमोस्ट जो इनएक्टिव मेटल्स होती हैं, इनएक्टिव वर्ड तो ओके नहीं है, नोबल मेटल्स हम लोग कहते हैं, वो सारी. तो सबसे ऊपर जो एस ब्लॉक की मेटल्स होती हैं, तो क्या आप देख पा रहे हैं, मैंने सोडियम क्लोराइड बना रखा है. तो जो ऊपर ही ऊपर मोस्ट एक्टिव मेटल है, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो ये या तो क्लोराइड के फॉर्म में होती हैं, आपको मालूम है कैल्शियम, लाइमस्टोन, या ये कार्बोनेट्स के फॉर्म में होती हैं, या फिर ये सल्फेट्स के फॉर्म में होती हैं. ये देखिए MgSO4.7H2O. तो सबसे ज्यादा जो एक्टिव मेटल्स है, या तो वो क्लोराइड्स बना के रहती हैं, या फिर वो कार्बोनेट्स बना के रहती हैं, या फिर वो सल्फेट्स बना के रहती हैं. उसके बाद जिन मेटल्स का नंबर आता है वो ऑक्साइड्स बना के रहती हैं. जैसे एल्यूमिनियम है तो Al2O3 बना के रहेगा, इस तरह से. टिन है तो कैसिटेराइट उसका और बनता है, SnO2 बना के, इस तरह से, ठीक है. उसके बाद जो कम रिएक्टिव हैं, जो हाइड्रोजन से बिलो हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वो मेटल्स हमेशा सल्फाइड्स बना के रहती हैं. इसमें आपके मेन एग्जाम्पल आएगा कॉपर का और सिल्वर का. और सबसे नीचे जो नोबल मेटल्स हैं, इसमें गोल्ड ले लीजिए, प्लैटिनम ले लीजिए, ये नेटिव स्टेट में होती हैं, ये किसी के साथ कंबाइन ही नहीं होती हैं. तो ये सीक्वेंस रहता है, आप नोट करें. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की सबसे टॉप मेटल जो हाईली रिएक्टिव है, दे अकर इन अर्थ क्रस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड, कार्बोनेट और सल्फेट. Then the metals which are less reactive than these metals are found in the form of oxide. Then the metals which are below the hydrogen in electrochemical series are found as sulfides. और जो सबसे नीचे metals हैं, noble metals, वो native form में होती हैं, वो किसी के साथ भी combine नहीं होती हैं. तो ये भी एक important question रहता है कि कौन सी metals किस तरह के combined form में रहना पसंद करती हैं. ठीक है. अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, तीसरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन, कि कॉपर और सिल्वर ये तो हाइड्रोजन के बहुत नीचे हैं, और हमने कहा कि इनकी रिएक्टिविटी भी मेटल के तौर पे बहुत कम है. तो फिर इन्होंने सल्फाइड कैसे बना लिया? जब इनकी रिएक्टिविटी इतनी कम थी तो इन्होंने सल्फाइड क्यों बनाया? इन्होंने ऑक्साइड क्यों नहीं बनाया? तो ऑक्साइड नहीं बनाया ये तो क्लियर है, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी कम है. तो फिर सल्फाइड क्यों बना लिया? कुछ भी नहीं बनाना था ना इनको. तो क्वेश्चन आता है, वाई कॉपर एंड सिल्वर अकर एज सल्फाइड इन अर्थ क्रस्ट दो दे आर लेस रिएक्टिव. अब बच्चों यहां पर अपने को फजान्स रूल की जरूरत पड़ेगी. यहां पर हमारा आंसर निकालने के लिए हमें फजान्स रूल की जरूरत पड़ेगी. मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. फजान्स रूल आप लोगों को पढ़ाया जाता है कि एक कैटायन और एक एनायन जब एक दूसरे के क्लोज आते हैं
तो कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर देता है। दिस डिस्टॉर्शन बाय कैटायन ऑफ एनायन इज टर्म्ड एज पोलराइजेशन। कैटायन करता है तो उसकी होती है पोलराइजेशन पावर, और एनायन होता है तो उसकी होती है पोलराइजेबिलिटी। नाउ आप वहां पर एक पॉइंट पढ़ते हैं कि इस टॉपिक में हमें बताया जाता है कि दो तरह के कैटायंस हैं। एक वो कैटायन है जिनका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, जिनका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, और एक वो कैटायन है जिनका स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। आप ध्यान देना, जेई एडवांस में भी मेटलर्जी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, और मैं उसी लेवल को कंसीडर करते हुए आपको ये सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन करा रही हूं। ध्यान दीजिएगा, कॉपर और सिल्वर अपने जो ओर्स हैं, देखिए कॉपर ये है और सिल्वर ये है। क्या आप देख पा रहे हैं कि सल्फर -2 है, कॉपर +1 में है, सल्फर -2 है, सिल्वर +1 में है। अपने ओर्स में सल्फाइड फॉर्म में कॉपर और सिल्वर दोनों +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में अवेलेबल हैं। नाउ कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s1, ये कॉपर है। कॉपर और सिल्वर एक ही ग्रुप के हैं, अपन कॉपर का सीख लेते हैं। कॉपर जब +1 में आएगा तो +1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस, वो लॉस ये हो जाएगा, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d10 हो जाएगा। क्या आप देख पा रहे हैं कि अब जो आउटरमोस्ट शेल है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3s के 2, 3p के 6 और 3d के 10। 18 इलेक्ट्रॉन जब किसी के पास होते हैं बाहर वाले शेल में, तो उस कॉन्फ़िगरेशन को कहते हैं स्यूडो इनर्ट गैस। और इनर्ट गैस तो आप जानते हैं जब 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फजान्स रूल में हमें यह पढ़ाया जाता है कि एक कैटायन का इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है और एक कैटायन का स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले कैटायन का पोलराइजेशन पावर इनर्ट गैस से ज्यादा होता है। आई रिपीट, एक तरफ है Na+, व्हाट इज Na? 281, व्हाट इज Na + 28? आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। एक तरफ है आपका Cu का देखिए क्या हो गया, पहले 2 हो गया, फिर 8 हो गया, ठीक है, फिर ये देखिए 18 हो गया और फिर 1 है। देखिए 2 हो गया, फिर ये 8 हो गया, फिर ये 18 हो गया, फिर 1 है। जब आपने कॉपर का प्लस बनाया तो क्या हो गया, 2 8 18 हो गया। अब आउटर मोस्ट शेल में 18 है, ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। इनर्ट गैस 8 होना 18 होना, ये स्यूडो इनर्ट गैस है। और स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले कैटायन की पोलराइजेशन पावर ज्यादा होती है। क्या आप जानना चाहेंगे क्यों? क्योंकि यहां पर D प्रेजेंट है। ये देखिए इस 18 में से जो 10 इलेक्ट्रॉन है वो D में है, और आप पढ़ते हैं शील्डिंग का ऑर्डर होता है ये SPDF। तो D की शील्डिंग होती है पुअर, तो यहां पर जो D के 10 इलेक्ट्रॉन है वो शील्डिंग करेंगे पुअर, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बड़े आसानी से इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर जाकर इसको डिस्टॉर्ट कर देगा, इसका पोलराइजेशन कर देगा। तो इधर Cu2s में कॉपर का +1 में स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, और उधर ऑक्साइड और कंपेयर करो तो ऑक्साइड का साइज छोटा है और सल्फाइड का साइज बड़ा है। तो अगर एक छोटा एनायन हो और एक बड़ा हो तो आप समझ सकते हैं कि बड़े एनायन का डिस्टॉर्शन जल्दी होगा। तो दो चीजों को मिलाना है, एक तो कॉपर प्लस का स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होने से वो बड़ा जो सल्फाइड आयन आएगा उसको बड़े इजीली डिस्टॉर्ट करके उसके साथ बहुत अच्छा कोवलेंट कैरेक्टर रखते हुए, आई होप यू नो, मोर इज द पोलराइजेशन, मोर इज द कोवलेंट कैरेक्टर, बहुत अच्छा कोवलेंट कैरेक्टर रखते हुए एक कंपाउंड फॉर्म कर लेता है Cu2s, और कोवलेंट कैरेक्टर होता है तो नो डाउट स्टेबिलिटी भी उसकी इंक्रीज हो जाती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कॉपर और सिल्वर तो कम रिएक्टिव है, इवन सिल्वर को तो आप नोबल मेटल्स के लिस्ट में डालते हो, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, तो
तो फिर ये क्यों अपना और बना लेता है सल्फर के साथ? तो कॉपरेशन दोनों तरफ से हुआ है, सल्फर ने भी मदद किया है और कॉपर और सिल्वर ने भी। कॉपर प्लस और सिल्वर प्लस के स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण पोलराइजेशन पावर बढ़ी, इसलिए बड़ी आसानी से डिस्टॉर्ट कर सकता है। और सामने सल्फाइड बड़ा आयन खड़ा है, मोर इज द साइज ऑफ एनायन मोर विल बी द पोलराइजेबिलिटी, तो वो बड़ी इजीली पोलराइज हो सकता है। ये करने को तैयार है, वो होने को तैयार है, तो काम क्यों नहीं होगा? तो इजीली कॉपर प्लस और सल्फर 2- जोड़कर आपस में एक अच्छे कोवलेंट कैरेक्टर वाला कंपाउंड बना लेते हैं, जिसे हम कहते हैं कॉपर ग्लैंस। ठीक है, आंसर लिखिए। ये तो समझाने के लिए था सारा, आंसर लिखिए। कॉपर प्लस and silver plus has pseudo inert gas configuration. Copper plus and Cu plus has pseudo inert gas configuration. So they have more polarization power. So they have more polarization power due to poor shielding by 3d या d लिख दो, सिल्वर में 4d आएगा, d इलेक्ट्रॉन्स। So they have very good polarization power due to poor shielding by d electrons. So अब सामने वाले का सपोर्ट ऐड करूंगी, so they easily polarize किसको? लार्ज सल्फाइड आयन। अब इसका लार्ज इसका प्रीफिक्स बना दिया क्योंकि ये इसका पॉइंट है जो इसको मदद कर रहा है। So they readily polarize large sulfide ion and forms Cu2s and Ag2s having very good कोवलेंट कैरेक्टर, जिनमें बहुत अच्छा कोवलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट होगा। स्टेबल कंपाउंड्स हो जाएंगे, स्टेबल नहीं होंगे तो अर्थ क्रस्ट में कैसे रहेंगे? डिकम्पोज हो जाएंगे वरना। ठीक है, कॉपर प्लस एंड Ag प्लस have pseudo inert gas configuration, so they are having very good polarization power due to the poor shielding by inner d electrons. So they readily polarizes large S2- ion and forms Cu2s and Ag2s having very good covalent character. तो ये तीन कंसेप्चुअल क्वेश्चन, कौन सी मेटल कौन सा वाला और बनाती है, नाइट्रेट के फॉर्म में और अवेलेबल क्यों नहीं होते हैं, और कॉपर और सिल्वर इतने कम रिएक्टिव होते हैं फिर वो सल्फाइड फॉर्म में और क्यों बना लेते हैं, ये तीन कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हमने किए हैं। ठीक है, अब हमारा टॉपिक है मेटलर्जी। ये सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आप बॉक्स में डाल देना। जस्ट ऊपर आपने मेटलर्जी की डेफिनेशन लिखी है और आपने मिनरल और ओर वाले वो जो एग्जाम्पल्स है वो लिखे हैं। अब हमें डिस्कस करना है कि मेटलर्जी क्या है, मेटलर्जी में कितने स्टेप्स हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी। और स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी को समझने के लिए आप बिल्कुल कंसेप्चुअल ग्राउंड पर सोचोगे तो 5 स्टेप्स इसके होते हैं। अब अलग अलग बुक्स का देने का तरीका बदल जाता है। जैसे हम 12th एनसीईआरटी की बात करें सीबीएसई, तो उन्होंने पहला स्टेप हटा दिया, दूसरे स्टेप को पहला स्टेप बोला है, तीसरे चौथे को मिलाकर दूसरा बोला है और इसको तीसरा बोला है। तो जो जिस बोर्ड से हो वो अपनी बुक के हिसाब से देख ले कि आपकी बुक में क्या लिखा है ये टोटल 5 ही। अब कोई पहला कट कर देता है, किस किस को मिला देता है, वो उस हिसाब से डिपेंड करता है। तो अपन तो इंडिपेंडेंट ही रखेंगे कि ये टोटल 5 स्टेप्स होते हैं। अब हम कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है? हम हैं अर्थ क्रस्ट में। अर्थ क्रस्ट में हमें ह्यूज लम्प्स के फॉर्म में और अवेलेबल है। समझना कहां पर और कहां आना है से अपने आप स्टेप्स बनेंगे, कुछ रटने की बात ही नहीं है। आप अर्थ क्रस्ट में ह्यूज लम्प्स के फॉर्म में आपको और अवेलेबल है और आप इंडस्ट्री चलाते हो और आपको उससे मेटल चाहिए।
और आपको एकदम 100% प्योर मेटल चाहिए, हालांकि 100% प्योर तो होता नहीं है, 99.12 ऐसे मान लीजिए। ठीक है, कुछ मेथड्स हैं जैसे कि जोन रिफाइनिंग, आप आगे पढ़ेंगे, वो अल्ट्रा प्योर मेटल बना के दे भी सकता है। तो मैं यहां हूं और मुझे प्योर मेटल चाहिए, और मुझे मालूम है कि ह्यूज लम्प्स के फॉर्म में जो ओर है उसके साथ नो डाउट स्टोन्स, सैंड, मड, बहुत सारी इंप्योरिटीज हैं जो साथ में एसोसिएटेड है। पक्का है कि और आएगा तो ये इंप्योरिटी भी इसके साथ अटैच्ड है, तो ये आएंगी ही आएंगी। सबसे पहले क्या मैं ये पूरा ह्यूज लंप ही लेकर अपनी इंडस्ट्री में चली जाऊं, ये पूरा ह्यूज लंप लेकर ही सारे रिएक्शंस कराऊं? इलेक्ट्रिसिटी पास करनी हो तो, थर्मल ट्रीटमेंट देना हो तो, मैकेनिकल ट्रीटमेंट देना हो तो क्या मैं ये पूरा ह्यूज लंप लेकर ही चलूं? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। तो सबसे पहले तो मेरे पास ह्यूज लंप है, चट्टान है, सबसे पहले तो इसे तोड़ो, सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलो, ताकि आपके वर्कर्स के लिए इसके साथ डील करना तो आसान हो सके। इसका सरफेस एरिया बढ़ाओ, इसे पाउडर्ड फॉर्म में बदलो। तो सबसे पहला स्टेप हो गया क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। इसमें कुछ भी रटने वाली बात नहीं है। ह्यूज लंप को लेकर क्या करना है, तो सबसे पहले मुझे इसे पाउडर्ड फॉर्म में बदलना है ताकि मेरे लिए रिएक्शंस करना, काम करना आसान हो सके। तो सबसे पहले करना है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर करने के लिए यूज किए जाते हैं जॉ क्रशर्स और ग्राइंडर्स। क्या यूज किए जाते हैं? जॉ क्रशर्स और ग्राइंडर्स। जॉ क्रशर और ग्राइंडर क्या करता है, जो आपके पास ह्यूज लंप होता है, रॉक्स होती हैं, उनको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देता है। अब अपना काम तो अभी भी नहीं है, अपने को तो पाउडर चाहिए। तो ह्यूज लंप्स को जॉ क्रशर्स और ग्राइंडर्स ने स्मॉल पीसेस में बदला। अब इन स्मॉल पीसेस को इसमें बदलना है, पाउडर्ड फॉर्म में बदलना है, और उसमें बदलने के लिए हम यूज करते हैं बॉल मिल। बॉल मिल, तो बॉल मिल में जब हम डाल देते हैं पीसेस को तो वो पाउडर्ड फॉर्म में, फाइन पाउडर में बदल जाता है, और उसी को लेकर हम आगे ट्रीटमेंट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप मेरा होगा कि मुझे सबसे पहले जो चट्टान फॉर्म में मेरे पास एक बड़े फॉर्म में अवेलेबल है और उसको मुझे पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसके लिए जॉ क्रशर्स और ग्राइंडर फॉलोड बाय बॉल मिल को यूज किया जाता है। ठीक है, तो मेरा जो ओर है, मैं यहां थी, अब मेरे पास जो ओर है वो इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। पर क्या आप मानते हैं कि जब मैंने ओर को पाउडर्ड फॉर्म में बदला तो उसके साथ जो गैंग अटैच्ड थी, उसके साथ जो इंप्योरिटीज अटैच्ड थी, वो भी पाउडर्ड फॉर्म में बदल गई। तो मतलब मेरे पास जो पाउडर्ड फॉर्म आया है, उस पाउडर्ड फॉर्म में दो चीजें शामिल हैं, एक तो मेरा ओर शामिल है और ओर के साथ मेरा गैंग भी शामिल है। क्योंकि मैंने कोई गैंग को अलग तो नहीं किया, मैंने तो चट्टान को उठाया और ऐसा का ऐसा जॉ क्रशर में डाल दिया, तो उसके साथ जो इंप्योरिटीज एसोसिएटेड थी वो भी तो पाउडर्ड फॉर्म में बदल गई। तो मेरे पास जो पाउडर्ड फॉर्म आई है उसमें दो चीजें चल रही हैं, ओर भी चल रहा है और गैंग भी। अब सबसे पहला काम क्या किया जाए, जो ना गैंग को हटाया जाए, क्योंकि गैंग नेगेटिव चीज है, यहाँ पे इंप्योरिटी है। गैंग को लूंगी तो मेरी हीट वेस्ट करेगा, कुछ साइड रिएक्शंस करा सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है मेरे मेन प्रोसीजर में। तो सबसे पहला स्टेप कोई भी इंडस्ट्री क्या लेगी कि जो वेस्ट चीज है, नेगेटिव चीज है, सबसे पहले उसको हटाओ। तो मैंने ओर प्लस गैंग का जो पाउडर है उसमें से गैंग को हटाने का डिसीजन लिया। तो अगर मैं गैंग को हटाऊं, जैसे सपोज करो 80 हिस्सा ओर का है और 20 हिस्सा गैंग का है, टोटल 100 में से। अब अगर इस 20 में से कोई भी काम 100% नहीं होता, इस 20 में से अगर मैं 18 भी गैंग हटा पाई तो आप मुझे बताइए 100 में इसका हिस्सा सिर्फ 2 ही बचेगा, तो इनडायरेक्टली ये चीज एनरिच होगी नहीं होगी। कहीं पर किसी की अमाउंट को बढ़ाने के दो तरीके होते हैं ना, एक तो वो खुद बढ़ जाए, एक दूसरा घट जाए।
तो अगर गैंग हट जाए तो ओर का एनरिचमेंट होगा नहीं होगा, ओर का कंसंट्रेशन टोटल सैंपल में बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। इसीलिए सेकेंड स्टेप का नाम है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, ओर की कंसेंट्रेशन बढ़ाना। कैसे बढ़ाना? और ज्यादा ओर लाकर मिला दिया मैंने, मतलब वापस में गई अर्थ क्रस्ट में यूजलम को थोड़ा मिला दिया, नहीं, मैंने ओर को नहीं बढ़ाया, मैंने गैंग को हटा दिया। तो एक चीज को हटा दो तो दूसरी की कंसेंट्रेशन तो बढ़ी जाएगी, टोटल परसेंटेज में बात करोगे। इसलिए इस प्रोसेस का नाम क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर को ड्रेसिंग ऑफ ओर भी कहते हैं। एक एक स्टेप को हम डिटेल में लेंगे, अभी तो मैं आपको ये 5 स्टेप सिखाना चाह रही हूं। इसी को हम ड्रेसिंग ऑफ ओर भी कहते हैं और इसी को बेनिफेक्शन ऑफ ओर भी कहते हैं। जितने वर्ड्स हैं, जितनी टर्म्स हैं, हमें सारी आनी चाहिए। तो क्या करते हैं हम इसमें? रिमूवल ऑफ गैंग। अब गैंग की डेफिनेशन लिखी हुई है ही अपने पास, रिमूवल ऑफ गैंग फ्रॉम। अब बच्चों फर्स्ट स्टेप से जो तुम्हें मिला उसको प्रीफिक्स बना दो ओर का। तो रिमूवल ऑफ गैंग फ्रॉम ओर मत लिखो, रिमूवल ऑफ गैंग फ्रॉम पाउडर्ड ओर लिखो। ये लिखने से पता चलता है कि तुम पहला स्टेप करके आ चुके हो। अब तुम उस ओर पे नहीं हो जो तुम्हें नेचर से मिला था, अब तुम पाउडर्ड ओर पर हो। तो रिमूवल ऑफ गैंग फ्रॉम पाउडर्ड ओर। अब पाउडर्ड ओर से गैंग को हटाने के लिए तुम क्या मेथड काम में लोगे? फिजिकल लोगे, केमिकल लोगे, क्या प्रेशर टेम्परेचर रखोगे, क्या कंडीशंस रखोगे, ये सब डिपेंड करेगा। ओर कौन था, गैंग कौन था, इंडस्ट्री कहाँ डली हुई है, वहां पर एनवायरमेंटल कंडीशन कितनी है, क्या है, और उनके पास फैसिलिटीज कितनी अवेलेबल है। मतलब 4 चीजों से डिसीजन लिया जाता है। नंबर 1 फैसिलिटीज कितनी है उसके पास, ये मैटर करेगा। नंबर 2 एनवायरमेंट की वहां पर क्या कंडीशन चल रही है, वो मैटर करेगा। नंबर 3 और खुद कैसा है, और नंबर 4 गैंग कैसी है। इन 4 चीजों से डिसीजन लिया जाएगा कि हम कैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर करेंगे। ठीक है, गैंग हमने हटा दी पाउडर्ड ओर में से, मतलब मेरे पास पहले ह्यूज लम्प था, फिर मैंने उसको पाउडर्ड फॉर्म में बदला, फिर पाउडर्ड फॉर्म में ये तो ओर थे और ये सारी गैंग थी साथ में। अब मैंने मैक्सिमम गैंग को हटा दिया है, अब मेरे पास पाउडर्ड फॉर्म में ओर आ गया है। अब थोड़ा उल्टा चलते हैं, कि मुझे 5वें स्टेप में आखिरी में मेटल चाहिए, मुझे 100% प्योर मेटल चाहिए। तो ये तो क्लियर है कि 5वां स्टेप क्या होगा? इम्प्योर मेटल मिल चुकी होगी और आप उसका रिफाइनिंग करेंगे और आप उसको प्योर मेटल में बदल देंगे। ये तो 5वां स्टेप तो क्लियर है। अब क्वेश्चन उठता है ये स्टेप्स का क्या डिसीजन लिया है साइंटिस्ट लोगों ने? मुझे यहां पर मेटल चाहिए, मतलब अब ये मेटल कैसे ये लोग निकालेंगे? तो बच्चों ध्यान से सुने, जितने भी ओर्स आपके पास हैं उन सारे ओर्स को ऑक्साइड में बदलने का डिसाइड किया गया है। जैसा कि मैंने वर्ड यूज किया था एलिंगम डायग्राम। एलिंगम डायग्राम की मदद से ये पूरा क्लियर हो जाता है, ये पूरा समझा दिया जाता है कि ऑक्साइड में बदलने की ही क्या जरूरत थी। और ऑक्साइड में बदलने के बाद सब जानते हैं कि मेरे पास अगर MO हो और मुझे M चाहिए तो O हटाना है, और O के हटाने को कहते हैं रिडक्शन। तो मेरे से स्टूडेंट ने पूछा कि मैम आपने ऑक्साइड क्यों बनाया? आपके पास तो कॉपर का सल्फाइड था, है ना? आप कॉपर का सल्फाइड से कॉपर बना लेते, आप सल्फर हटा देते। सल्फर भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है और किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव का हटना रिडक्शन है, तो सल्फर हट जाती, कॉपर बन जाता। मैं कहूंगी नहीं बच्चों, हम सल्फाइड, आप कहेंगे मैम मेरे पास सोडियम क्लोराइड है, आप क्लोरीन हटा देते, Na बन जाता। नहीं, हैलाइड का रिडक्शन नहीं करना, सल्फाइड का रिडक्शन नहीं करना, थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से इन सब का डेल्जी नेगेटिव नहीं आएगा, ये हमारे लिए फिजिबल नहीं आएंगे। हमको तो सिर्फ ऑक्साइड का रिडक्शन करना है। तो जो भी और तुम्हारे पास है, अगर ऑलरेडी ऑक्साइड है बहुत बढ़िया, जैसे बॉक्साइट Al2O3 ऑक्साइड फॉर्म में,
अगर वो ऑक्साइड फॉर्म में नहीं है तो पहले उसे ऑक्साइड में ही बदलना है। इसका रीजन आपके पास एलिंगम में आ जाएगा, और ऑक्साइड में बदलने के बाद मेटल के लिए रिडक्शन कर दो, और बाद में मेटल इम्प्योर है उसका रिफाइनिंग कर दो। तो अगर आप इस पूरे को समझें तो आपको पता चलेगा कि जब आपने इसका कंसंट्रेशन किया तो आपने ओर को केमिकली नहीं छेड़ा है। कंसंट्रेशन करते समय आपके ये जो डॉट है वो एज इट इज आ जाएंगे, आपने सिर्फ इन चीजों को हटाया है, आपने केमिकली ओर को टच नहीं किया है। और जब बाद में आप रिमूवल ऑफ गैंग करने के बाद ओर को ऑक्साइड में बदलते हैं तब इसके साथ में केमिकल ट्रीटमेंट होता है और ये ऑक्साइड में बदलता है, फिर इसका रिडक्शन होता है, ये मेटल में बदल जाता है, और फिर मेटल की रिफाइनिंग होती है और मुझे आखिरी में मिल जाती है प्योर मेटल। ऑक्साइड ही क्यों बनाया जाता है इसका आंसर भी हमारे पास आ जाएगा, लेकिन ध्यान रखिए सिर्फ ऑक्साइड ही बनाया जाता है। तो अब लोग आप लिखना, अब आप लोग स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी। नंबर 1 क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। इसमें तो इतना ही है, यही खत्म कर देते हैं। ह्यूज लम्प्स जॉ क्रशर और ग्राइंडर की मदद से, आप समझ गए ना मैंने किस तरह से लिखा है, ह्यूज लम्प था और जॉ क्रशर और ग्राइंडर की मदद से स्मॉल पीसेस में टूट जाएगा, और स्मॉल पीसेस जब बॉल मिल में डाला जाएगा तो फाइन पाउडर में टूट जाएगा। और पाउडर में मेरे पास दोनों चीजें हैं, ओर भी है और गैंग भी है, क्योंकि आपने तो क्या किया, जो नेचर में ह्यूज लम्प था उसको तोड़ा है, तो दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं उसमें तो, ठीक है। अब सेकेंड, आप उसमें से गैंग को हटाना चाह रहे हैं, गैंग को हटाते ही ओर का एनरिचमेंट हो जाएगा, तो नाम हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। इसी को कह सकते हैं ड्रेसिंग ऑफ ओर, इसी को कह सकते हैं बेनिफेक्शन ऑफ ओर, रिमूवल ऑफ गैंग फ्रॉम पाउडर्ड ओर। फिर पूरा इसका लेक्चर रहेगा, कितने मेथड्स हैं, क्या क्या तरीके हैं, अभी स्टेप्स ले रहे हैं ठीक है। अब इनके वर्ड्स बनाऊं प्रॉपर, अभी तो मैंने समझाने के लिए। अब थर्ड नंबर पर हो गया कन्वर्जन ऑफ, सुनना, कॉन्सेंट्रेशन से गुजर के आए हो तो ओर के आगे उसका प्रीफिक्स लगा दो कॉन्सेंट्रेटेड ओर, पाउडर्ड करके आए हो तो पाउडर्ड ओर लगा दो, मतलब हर पिछले स्टेप का प्रीफिक्स बनाइए। कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओर इनटू ऑक्साइड, ये फिक्स करा है इन्होंने पूरा थर्मोडायनेमिक्स को देखते हुए कि हम ऑक्साइड में ही कन्वर्ट करेंगे। और इसके दो मेथड्स होते हैं, डिटेल में लेंगे हम, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। बस मैं चाह रही हूँ थोड़ा टर्म्स आपकी नॉलेज में आ जाए, फिर एक एक करके डिटेल में लेंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर करने के, कॉन्सेंट्रेटेड ओर को ऑक्साइड में बदलने के दो मेथड्स होते हैं, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, ठीक है। अगर आपने कैल्सिनेशन किया है तो ओर का नाम रखूंगी मैं कैल्साइंड ओर, और अगर आपने रोस्टिंग किया है तो ओर का नाम रखूंगी मैं रोस्टेड ओर। क्या करवाना है इसका, रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन ऑफ कैल्साइंड और रोस्टेड ओर, ताकि क्या मिल जाए, मेटल। अब रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट यूज लिए जाएंगे, डिफरेंट है, किसमें क्या लेना है, क्या रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं तो क्या नाम होता है, कार्बन लेते हैं तो स्मेल्टिंग, अलग अलग जो है वो इस हेडिंग में पूरा डिटेल में सीखेंगे। तो चौथा हो गया रिडक्शन ऑफ कैल्साइंड और रोस्टेड ओर टू गिव मेटल, और नो डाउट लास्ट स्टेप रिफाइनिंग ऑफ मेटल, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। इसमें मेटल को आप लास्ट में फिर प्योरीफाई करेंगे, क्योंकि आपने दो स्टेप और किए हैं, उसमें आपने बहुत सारे केमिकल्स वगैरह डाले हैं, तो अगेन आपकी मेटल में इम्प्योरिटी आ गई होगी, तो लास्ट में आपको फिर क्या करनी है, रिफाइनिंग ऑफ द मेटल। तो आई होप आपको समझ आ रहा है कि ये 5 स्टेप्स हैं मेटलर्जी के। देखिए कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, उन सब के लिए आपको क्या करना है, बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है। केमिस्ट्री में अभी जो फरवरी में जेईई मेंस के पेपर आ रहे हैं, उसमें एनसीईआरटी में बीच बीच में से लिखी हुई लाइंस के क्वेश्चन बन के आ रहे हैं, मतलब एक पैराग्राफ में 4 लाइंस उठा ली, ट्रू और फॉल्स। तो हम लोगों के पास सेलेक्टिव स्टडी का ऑप्शन नहीं होता है
कि कुछ पढ़ लिया कुछ छोड़ दिया। नो, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर कोई टॉपिक आपने लेना है, आपने डिसाइड कर लिया ये पढ़ना है, तो आपको 100% उसको पढ़ना है, या तो मत पढ़ो और पढ़ो तो फिर पूरा आपको पढ़ना है। अब आपने कॉन्सेंट्रेशन पढ़ लिया, आपने कहा और टर्म्स का क्या करना है, अब मैच द कॉलम में ड्रेसिंग वर्ड आ गया, बेनिफेक्शन वर्ड आ गया, तो फिर आप क्या करोगे? तो आपको जितनी टर्म्स किसी की होती है वो मालूम होना चाहिए। आपको ऐसे प्रोसीजर से गुजरने के बाद उसके प्रीफिक्स लगाने आने चाहिए। सीबीएसई बोर्ड में लिखने के लिए तो आपको प्रॉपर टर्मिनोलॉजी के साथ आप आंसर्स लिखोगे तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे, वरना रफली लिखने पर, मन से लिखने पर कोई मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो मेटलर्जी के कितने स्टेप है? आई अगेन रिपीट, मैंने 5 जो होते हैं वो लिखे हैं। अब जैसे सीबीएसई बोर्ड वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका पहला स्टेप लिखा हुआ नहीं है, उनकी एनसीईआरटी में पहला स्टेप लिखा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, सुनना, दूसरा स्टेप लिखा है कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल, और उसमें 2 पार्ट्स बनाए हैं, पहला कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड और दूसरा रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू मेटल, और तीसरा स्टेप लिख रखा है रिफाइनिंग। फिर आरबीएससी वाले अपना बुक में देख लें, मतलब प्रोसीजर तो यही है, स्टेप्स यही है, अब लिखने का सबका तरीका अलग अलग हो सकता है। तो मेरे पास लम्स के फॉर्म में था, और सबसे पहले मैंने जॉ क्रशर्स और बॉल मिल की मदद से उसको पाउडर्ड फॉर्म में बदला, तो पाउडर में गैंग भी आ गई। फिर मैंने कॉन्सेंट्रेशन की मदद से सारा गैंग हटाने का कोशिश किया ताकि मेरा जो रिक्वायर्ड मटेरियल है वो लेके मैं आगे बढ़ूं। फिर उसके बाद में मैंने इसे कोई भी रिएक्शन करा के कैल्सिनेशन और रोस्टिंग ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट किया। फिर ऑक्साइड का मैंने कोई भी प्रॉपर रिड्यूसिंग एजेंट जो डिपेंड करेगा कि आप क्या काम में ले रहे हैं, किसका रिडक्शन आपको कराना है, मेटल में बदला, और लास्ट में उस मेटल की हम रिफाइनिंग करा देंगे। अब अगर हम ऊपर से बात करें तो ये 5 स्टेप्स है। अब कुछ मेटल्स में 6 भी हो सकते हैं, जैसे जब अपन कॉपर पाइराइट से कॉपर का एक्सट्रैक्शन करेंगे तो एक बेसेमराइजेशन करके एक नया स्टेप जुड़ेगा। वो कारण आपको वो मेटलर्जी पढ़ोगे तब समझ आएगा कि वहां पर सेटिंग ही नहीं बैठ रही थी, तो एक स्टेप अपने आप जुड़ेगा और कहीं पर एक स्टेप कट जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई और ऑलरेडी ऑक्साइड फॉर्म में है तो ये स्टेप कट जाएगा, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड। तो कहीं 4 भी हो सकते हैं, कहीं 6 भी हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल कोई आपसे पूछे कि मेटलर्जी में कितने स्टेप है तो ये 5 स्टेप आपके होते हैं। अब क्या सबका कॉन्सेंट्रेशन का तरीका सेम है? नो। क्या सबको ही कैल्सिनेशन देना है? नो। क्या सबको रोस्टिंग देना है? नो। क्या सबका रिड्यूसिंग एजेंट फिक्स है? नो। मतलब मेटलर्जी का कोई यूनिवर्सल मेथड नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि ये स्टेप्स हैं, आप कैल्सिनेशन लेना, कोक को रिड्यूसिंग एजेंट लेना, ऐसे रिफाइनिंग करना। नो, मेटल टू मेटल, ओर टू ओर, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, एनवायरमेंट टू एनवायरमेंट, अवेलेबल फैसिलिटीज से डिसीजन लिया जाएगा कि किसकी मेटलर्जी में क्या रिड्यूसिंग एजेंट होगा, कैल्सिनेशन होगा, रोस्टिंग होगा, कैसे कॉन्सेंट्रेशन करना है। सारे स्टेप डिपेंड करेंगे किसका कहां कौन कर रहा है। तो हम यहां पर नीचे लिख देंगे देयर इज नो यूनिवर्सल मेथड। आप कॉमन वर्ड कह सकते हैं, देयर इज नो यूनिवर्सल और कॉमन मेथड ऑफ मेटलर्जी। देयर इज नो यूनिवर्सल और कॉमन मेथड फॉर मेटलर्जी। कोई कॉमन मेथड नहीं है। क्या करना है फिर? इट डिपेंड्स ऑन मेथड, क्या काम में लेना है, इट डिपेंड्स ऑन नंबर 1 और क्या है, नंबर 2 गैंग क्या है, नंबर 3 एनवायरमेंटल कंडीशन क्या है, ये भी तो मैटर करेगा, वहां गर्मी ज्यादा है, सर्दी है, क्या है, एनवायरमेंटल फैसिलिटीज क्या है, और चौथा अवेलेबल फैसिलिटीज। एनवायरमेंटल कंडीशन कर लो, एनवायरमेंटल कंडीशन, और लास्ट अवेलेबल फैसिलिटीज। इन सब से मिलकर डिसीजन होगा, ठीक है। देयर इज नो यूनिवर्सल कॉमन मैथड फॉर मेटलर्जी, विच मैथड विल बी यूज डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ ओर, पहला, नेचर ऑफ गैंग दूसरा फैक्टर, एनवायरमेंटल कंडीशन तीसरा फैक्टर, और अवेलेबल फैसिलिटीज चौथा फैक्टर। तो इन सब से मिलकर डिसीजन लिया जाता है कि किसका
किस मेथड से कैसे कॉन्सेंट्रेशन होगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा, कैल्सिनेशन होगा, रोस्टिंग होगा, इसलिए बच्चों हमें हर मेटल की मेटलर्जी को अलग अलग पढ़ना पड़ता है। तो कॉपर की मेटलर्जी उसका पूरा सीखना है, फिर एल्यूमिनियम की मेटलर्जी उसका, फिर टिन की मेटलर्जी, आयरन की मेटलर्जी, ठीक है, मर्क्यूरी की मेटलर्जी, जिंक की मेटलर्जी, सबकी मेटलर्जी अलग अलग सीखनी पड़ती है और क्या है उससे डिसीजन हमें लेना पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट लेक्चर ऑफ मेटलर्जी। सेकेंड लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। क्रशिंग और ग्राइंडिंग वाला स्टेप तो यही कंप्लीट है। सेकेंड हम स्टार्ट करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, उसमें फिजिकल मैथड्स, केमिकल मैथड्स, ग्रेविटी सेपरेशन, हाइड्रोलिक वॉशिंग, फ्रॉथ फ्लोटेशन, लीचिंग, 4 मैथड्स है। फिर उनमें जितने जितने एग्जाम्पल हैं, मैथड्स हैं, उनकी लिमिटेशन है, एक एक को हम डिटेल में लेंगे एंड आई विल कवर ऑल द कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। So thank you very much dear students, keep studying and work hard. Thank you very much.